कैसे हो सब लोग। तो आज फाइनली हम फर्स्ट लेक्चर पे आ चुके हैं जो कि है आईटी और एआई का। तो वेलकम एवरीवन। एंड आज से हम बहुत अच्छे से आईटी और एआई कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टेस्ट करेंगे। तुम लोग कर करके थक जाओगे तब भी हमारे क्वेश्चन नहीं रुकेंगे एंड हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस तुम्हें ना नोट्स बनाने हैं, तुम्हें ना ही कुछ एक्स्ट्रा करना है, जितना मैं पढ़ाऊँ वो करना है और मुझसे पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है एंड हमेशा क्लास लेते रहनी है ताकि हम अच्छे से सिलेबस टाइम से कवर कर पाएँ। एंड ये तो तुम्हें पता ही है कि हम पार्ट ए बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो वेलकम एवरीवन एंड आज से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर क्लास 9th का। एंड हमारा एक ड्रॉबैक है कि हम बात नहीं कर सकते लाइव क्लास में, तो वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। तो अभी बस ध्यान से पढ़ना है क्लास के टाइम पर एंड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करें तो हम पार्ट ए पढ़ते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब है कि कैसे हम एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी बोलने की स्किल्स, हमारी खुद की मैनेजमेंट एंड काफ़ी और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाते हैं। तो हम पार्ट ए में मेनली ये पढ़ेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर, आई होप तुम्हें नाम तो पता ही हो, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट है कि ये जो हमारे चैप्टर हैं पार्ट ए के, ये अब हम 10th 11th 12th सारी क्लास में पढ़ते हैं। तो मेनली हमारा ये बेस है 9th का जो शुरू होता है, जिसमें हम पार्ट ए को शुरू कर पाते हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड हमें 4 साल तक पढ़ने वाले हैं। तो ये बेस है, तो तुम एक बार अच्छे से पढ़ लो तो आगे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मतलब पढ़ने में तो ध्यान देना पड़ेगा बट एक बार अच्छे से सुन लो तो हाँ, हमेशा तुम्हें याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम इतना कम्युनिकेशन स्किल्स बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? मेनली जो भी हमारा बात करने का तरीका है, हमारी बातें होती है ओवरऑल, तो हम अपने दोस्तों से, अपने घर के लोगों से रोज़ बात करते हो, तो वही कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है कि किस तरीके से तुम बात कर पाते हो, कैसे तुम लोगों से कम्युनिकेट करते हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम मेनली अपनी लाइफ में तो बोल के ही बातें करते हैं ना। हमारी डेली लाइफ में हमारा बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेली लाइफ का पार्ट है, इसलिए हमें आना चाहिए। एंड इसकी वजह से हमारे अच्छे इंप्रेशन भी पड़ते हैं हम प्रोफेशनली, और क्या बोलेंगे, प्रोफेशनली तो हम अच्छा बढ़ते ही हैं, लेकिन जितने भी हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं उसमें भी हमारी स्पीकिंग स्किल्स हेल्प करती हैं। अब तुमने देखा होगा घर में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी से लड़ाई होती है, तो हम बात करके तो सॉर्ट कर पाते हैं। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी स्किल्स होती हैं जिसको हमें डेवलप करते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी एज बढ़ती है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, तो हमें बोलने का तरीका और अच्छे से आना चाहिए। तो ये स्किल ऐसी है जो कि हमें टाइम टू टाइम डेवलप करनी चाहिए और दूसरों को देखना चाहिए क्यों कितने अच्छे से बात करते हैं, हम भी उनसे सीखें, हम भी और लोगों से बात करें, जिससे हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ता है एंड हम चीज़ों को और पॉजिटिवली एंड अच्छे वे से देख पाते हैं। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड था जिसको हम बोलते थे कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेशन वर्ड कम्युनिकेट से आया है, जिसको हम मानते थे कि उसका मतलब है टू शेयर। यानी कि जब भी हम बातों को शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली जब भी तुम किसी से बात करते हो तुम अपने मन की बातें शेयर ही तो कर रहे होते हो। तो जब भी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, इमोशन को हम किसी से शेयर करते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन होता है। एंड मोस्टली ये 2 वे प्रोसेस होता है, एक बोलता है, एक सुनता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। बट ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में हो सकता है एंड ऑब्वियसली 2 तो मिनिमम है, क्योंकि किसी से बात करोगे तो एक इंसान हो तो ज़रूरी है ना। फिर हम देखें तो टू शेयर का मतलब यही हो गया कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन के अंदर है। इसके लिए 2 पीपल जो हमने अभी बोला वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उससे भी ज़्यादा हम ले सकते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया है, तो सब प्रोजेक्ट टाइप होता है, तो एक सेंडर और एक रिसीवर का होना सबसे बेस टाइप का है किसी भी कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए। और सबसे पहले हम देखें तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। जो भी शेयरिंग ऑफ थॉट्स होता है वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है, यानी कि जब भी हम अपने थॉट्स किसी को शेयर करते हैं तो एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में ये होता है कि हम किसी का भी हेल्प करें अपनी थॉट शेयर करके, या फिर हम किसी से बॉन्ड बनाए तो अपने थॉट शेयर करते हैं। तो बेसिकली हम अपनी बातें जैसे भी किसी को बताते हैं तो हमारा एक बॉन्ड क्रिएट होता है, अब वो किसी भी वे में हो। ऑब्वियसली अभी तो तुम्हारा फ्रेंड्स या वैसे सर्कल में होगा, बट आगे जाके प्रोफेशनली भी तुम्हें इतने सारे अपने कलीग्स मिलेंगे, अपने बॉस मिलेंगे, अपने मैनेजर्स मिलेंगे, तो उनसे तुम्हें बात करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें सारी रिलेशनशिप में हेल्प करती है, अब वो कैसी भी हो। तो अब तुम देखो, उसके बाद हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस और भी होती है, जैसे कि इन्फॉर्म हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया और एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स हो गया।
सबसे पहले हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर किसी को कुछ चीज़ इन्फॉर्म करनी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हमेशा हम बताते ही तो हैं किसी को। ऐसे तो है नहीं कि हम टेलीपैथी करें और उन्हें समझ में आ जाए। तो इसीलिए इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम किसी को भी बात बता पाएँ। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो, कोई भी अच्छा नोटिस हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमें इसलिए इन्फॉर्म करना चाहिए। जिसके लिए कम्युनिकेशन ही तो एक वे है जिसकी वजह से हम अपनी बात किसी को शेयर कर पाते हैं। फिर इन्फ्लुएंस की बात करें तो तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बात के तरीके से। अब कुछ लोगों का बोलने का तरीका ही इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से लोग मान जाते हैं। लोग सोचते हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो हम इससे बात कर सकते हैं, अच्छा इंसान है। तो बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले तो अपनी मम्मी को ही देखो। जब भी वो बाहर जाती है तो लोग उन्हें सामान बताते हैं, एंड फिर वो जब बार्गेन करना शुरू करती है तो इतनी अच्छी उनकी स्किल्स होती है कि वो ऑटोमेटिकली बार्गेन हो ही जाता है। तो यानी कि वही बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम अपना काम करवा भी सकते हैं एंड दूसरों का काम कर भी सकते हैं। इसीलिए जो जितने भी वेंडर्स होते हैं या जिनका भी बिजनेस होता है तो उन्हें बोलना चाहिए कि बोलने की आदत अच्छी होनी चाहिए। कोई रूड होगा तो कोई भी तुमसे काम नहीं करना चाहेगा। फिर बात करें, जब भी हम किसी को फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, कोई तुम्हें गुस्सा करे, मम्मी तुम्हें गुस्सा करे, प्यार करे, तो बोल के ही तो बताएंगी ना। या तो तुम्हें पीटेंगी या वो बोलेंगी। एंड उसके बाद अगर कोई बाहर तुमसे मिले तो कोई तुम्हारा प्रेज़ करना चाहेगा तो वो तुमसे बोलेगा, कोई तुम्हें फीडबैक देगा वो तुमसे बोलेगा। तो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के बारे में फ़ील करते हैं। और ये तो हमें अच्छे से पता ही होगा। फिर हम बात करें तो कम्युनिकेशन, जैसे हमने बोला था, एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे हम इन्फॉर्मेशन को देते हैं एंड दूसरों से इन्फॉर्मेशन को हम रिटेन करते हैं। तो गिविंग और रिसीविंग का ये एक टू वे प्रोसेस होता है जिससे हमारी कम्युनिकेशन पूरी हो पाती है। फिर हम बात करें तो स्पीकिंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन वे है किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। या तो हम बोल के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या फिर हम कुछ रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। अब यहाँ पर ही एग्जांपल है, तो मैं अभी तुम्हें बोल के बातें समझा रही हूँ, तो ये एक स्पीकिंग वे ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया। बट अगर कोई तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा तो ऐप में रिटर्न आता है, तो वो भी तो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे से शेयर हो रहा है। तो यही दो वे होते हैं जिसकी वजह से हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। फिर हम देखें तो जैसे रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हो गए रीडिंग और लिसनिंग। तो अब गिविंग ऑफ सॉरी गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब तो ये हो गया कि कैसे हम बोल के लिख के दे सकते हैं। लेकिन जब हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी हो तो या तो हम उसे सुन सकते हैं या हम उसे पढ़ सकते हैं। तो यही दो वे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी हो पाती है। फिर कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्लास 10th में तुम ये सेम चीज़ पढ़ोगे, लेकिन इसका नाम कम्युनिकेशन साइकिल हो जाएगा। तो मैं अभी से तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना 10th का बताती रहूँगी ताकि तुम्हें तब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए एंड बेसिकली तुम उसी को अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सेंडर होता है किसी भी बात में जो मैसेज को शेयर करता है रिसीवर से। उसके बाद एनकोडिंग होती है जिसमें पता चलता है कि हमें किस मीन से, किस लैंग्वेज में कैसे मैसेज बनाना चाहिए। फिर जो फाइनली मैसेज होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉर्म होता है। उसके बाद एक चैनल के थ्रू मैसेज सेंडर रिसीवर तक भेजता है। रिसीवर उस मैसेज को लेता है, फिर वो डिकोड करके उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है एंड उसके बाद वो फीडबैक दे के दोबारा सेंडर को ही रिप्लाई करता है। अब इसे डिटेल में समझे तो इस केस में मैं एक सेंडर हूँ, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो पहले मैंने किसी भी थॉट से उसे एनकोड करा होगा कि कैसे मैं बातों को समझाऊंगी, कैसे किस वे में मैं लिखूंगी, कौन सी लैंग्वेज होगी। फिर वो एक मैसेज बन के क्रिएट हो जाएगा। फिर किसी भी मीडियम या चैनल, अब तुम समझो तुम फ़ोन के थ्रू मुझे देख रहे हो तो वो एक मीडियम है हम दोनों से बात कराने का। फिर तुम रिसीवर हो जो मेरे मैसेज को लोगे एंड उसे अंडरस्टैंड करोगे या फिर उसे डिकोड करोगे और फिर दोबारा मुझे फीडबैक दोगे, मुझे मैसेज करोगे और मुझे बताओगे कि मैंने जो भी बोला तुम्हें समझ में आया या नहीं। तो बेसिकली ये एक साइकिल होती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी हो पाती है। और जो फीडबैक है, वैसे 9th में तो हमें इतना नहीं पढ़ना, बट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि तुमने देखा होगा तुम बाहर कहीं जाते हो, कैफ़े में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वो भी तुमसे फीडबैक मांगते हैं। उसका मतलब है वो जानना चाहते हैं तुम्हें क्या चीज़ पसंद में आई, क्या चीज़ तुम्हें नहीं पसंद में आई। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमें समझ में आता है कि रिसीवर को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, कहाँ चीज़ वो मिस इंटरप्रेट कर गया, क्या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसलिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है एंड ये रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है। बेसिकली एक रिप्लाई होता है रिसीवर का हमारे पास। उसके बाद हम देखें तो हमारे पे अभी क्वेश्चन आ गए, मैंने बोला था हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर के बीच में तो बहुत कम कम होंगे बट एंड में बहुत सारे एक साथ बंडल में करेंगे। एंड क्वेश्चन को तुम्हें खुद पॉज करके करना है क्योंकि जितना हमने पढ़ा होगा उसी के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो
जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका मेन कंटेंट है क्या, यानी कि जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो तो किस कंटेंट के थ्रू हो पा रही है। तो ऑब्वियसली कोई एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक मैसेज होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही है। तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम बात ही तो बताना चाहते हो ना, बात बताने के चक्कर में ही कम्युनिकेशन हो रही है। तो या तो ये एक मैसेज हो सकता है या फिर तुम इसे इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। इन दोनों को ही हम कंटेंट मानते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन का होता है। अगर मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो इसलिए माफ़ करना बट मैं जो समझा रही हूँ वो तो मैं समझ में आना चाहिए। आगे बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती? इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो हमने देखा था इन्फॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को बता ही ना पाएंगे तो हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे। फिर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हमारी बात करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए कि कोई भी हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं बोलना तो पड़ता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर एक और क्वेश्चन है, द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चैनल से अपनी इन्फॉर्मेशन कोई भेज सकता है। तो ऑब्वियसली जो सेंडर होता है वही मैसेज भेजता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से अपने मैसेज को भेजना चाहेगा। तो ये सेंडर के हाथों में होता है कि कैसे वो अपने कम्युनिकेशन में मीडियम को चूज़ करें एंड उसको भेजें, क्योंकि वही एनकोड करता है मैसेज को। फिर हम देखें तो कम्युनिकेशन का एक पर्सपेक्टिव होता है। अब तुमने देखा होगा बीच में इतने सारे रील्स का ट्रेंड आया था कि POV दिस POV दैट। तो यानी कि हर किसी का हर एक चीज़ में अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। क्या पता मुझे कोई इंसान बहुत अच्छा लगे, वो मेरा पर्सपेक्टिव हो, पर वही चीज़ तुम्हें बहुत गंदी लगती हो। मुझे कोई हीरो पसंद हो पर तुम्हें उस पर गुस्सा आता हो। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो आइडियाज़ होते हैं हमारे, वो हमारे व्यूज़ होते हैं, या फिर हमारी वो वे ऑफ थिंकिंग होती है कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली बोले तो एक नज़रिया होता है कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करता है। अब अगर दो लोग बात कर रहे हैं, तुम और मैं ही बात कर रहे हैं, तुम्हें डॉग्स पसंद है, मुझे डॉग्स नहीं पसंद है, तो हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो जाएगा कि हाँ इसकी तो वे ऑफ थिंकिंग अलग है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग अलग है। मतलब एक्चुअली में मुझे डॉग से कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारा POV सेम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी बात खटकती है कि हाँ हम दोनों की शायद बात अच्छे से ना बन पाए, या फिर हमारी तो थिंकिंग ही मैच नहीं होती। तो हमारे जितने दोस्त भी होंगे सबकी थिंकिंग काइंड ऑफ सेम होगी, तभी तो तुम दोस्त हो ना। फिर हम बात करें तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को देखने का तरीका चेंज करें। यानी कि पर्सपेक्टिव एक तो हो गया जो हमारे अंदर है, जो हमारे से पहले अंदर डला हुआ है, लेकिन हम और भी अच्छी चीज़ों से, अच्छे नज़र से चीज़ों को देख सकते हैं कि हम खुद पे चेंज लाना शुरू करें। हम और अच्छे मोटिवेटिंग लोगों को देख सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाना शुरू करें। तो पर्सपेक्टिव की वजह से हम अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज भी कर सकते हैं, हम अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, हमारा कंटेंट भी चेंज हो सकता है, और ये हमें हेल्प भी करते हैं दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे मैसेज बनता है। एंड यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी, इसको इग्नोर करना। यानी कि हम ये भी समझते हैं कि क्या लोग हमें बोलना चाह रहे हैं, या फिर किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी चाहिए, क्या हमारा बोलने का तरीका अच्छा है, क्या उन्होंने जो बोला हमारे लिए रूड है या नहीं है। तो ये सब एक पर्सपेक्टिव भी हमें बता पाता है कि कैसे हम बातें कर रहे हैं। फिर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि लैंग्वेज। अब देखो मुझे हिंदी आती हो और तुम्हें सिर्फ इंग्लिश आती हो, तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव भी होगा कि हाँ तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करोगे, या फिर तुम्हारा भी पर्सपेक्टिव होगा कि मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ सकती। इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है जिसकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। या तो हमें लगता है कि हाँ हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो बाहर के लोग भी अच्छे नहीं होंगे। पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास के कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है। हमें लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, हमें किसी पे लगता है कि हाँ पहले अगर हमें धोखा मिले तो अभी भी हमें वही मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ पास्ट के बहुत सारे गलत गलत इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर या फिर प्रेजेंट पे इफेक्ट पड़ता है। कल्चर की बात करें तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ों का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे तुम कोई चीज़ को अच्छा मानो तो क्या पता किसी के यहाँ उसे बुरा माना चाहता हो, अपशगुन माना चाहता हो, तो बहुत सारी चीज़ें। बाकी विजुअल परसेप्शन, इतनी कुछ चीज़ें तुम विजुअली आजकल देखते हो तो हर किसी का POV अलग अलग हो सकता है। पास्ट के एक्सपीरियंस वही बात हो गई कि जैसे तुम्हारे पर्सनल फैक्टर्स थे, तुम्हारी पुरानी बातें, किसी को लेकर जजमेंट थी, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है।
प्रीजुडिस की बात करें तो यानी कि तुम पहले से ही जज कर लेते हो चीज़ों को। तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर लोग तुम्हारे साथ रूड हैं तो नए लोग भी जो आएंगे वो भी रूड रहेंगे। तो काइंड ऑफ तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक जजमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से तुम चीज़ों को ऐसे ही सोचने लग जाते हो। बाकी फीलिंग्स का तो पता ही है, वो किसी को भी कैसे भी फील हो सकती है। फिर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मैसेज आर प्रोड्यूस। क्या चीज़ हमें हेल्प करती है समझने की कि मैसेज कैसे बनते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम सोचते हैं कि किस तरीके से मैसेज को हम भेजना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं, तभी एक मैसेज फॉर्म होता है। यानी कि जब सेंडर किसी का मैसेज तैयार करता है तो एनकोड कर रहा होता है इस मैसेज को। तो यहाँ पर एनकोडिंग जो होती है वो हेल्प करती है कि कैसे मैसेज बनेगा, किस तक वो पहुँचेगा और किस मीडियम से उसे पहुँचाना चाहिए। आई होप तुम खुद से आंसर दे रहे हो, वरना प्रॉब्लम आएगी। फिर बात करें तो अब आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। ये तो तुम हर क्लास में पढ़ने वाले हो, तो इसको तो तुम रट लो पूरा अच्छे से। एंड ये बहुत इजी भी है क्योंकि मेनली हम 3 वे ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। यानी कि अभी एकदम ही शॉर्ट वे में सोचे तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जितनी भी बातें हम स्पीकिंग टर्म्स में करते हैं या फिर जो भी हम वर्ड्स का यूज़ करके अपने मैसेज शेयरिंग करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब हो गया कि वहीं पर अगर हम वर्बल में वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसमें नॉन है, तो हम नहीं कर रहे होंगे। हम सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम इमोशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक ना बहुत बड़ी इमेज बनी है। एंड अगर हम टेक्स्ट ना भी पढ़े तो हमें समझ में आ रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में बोल के बातें होती हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जब बिना वर्ड्स, बिना सिंबल्स के यूज़ करें, हम विजुअली अपनी आइज़ के थ्रू ही समझ जाए कि हाँ किस चीज़ में बात हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। तो अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि अब तुम भी देखो डेली लाइफ में हम जो भी बातें करते हो मोस्टली स्पीकिंग टर्म्स में ही होती है। तुम घर में किसी से बात करते हो तो बोल के ही बातें करते हो, किसी से मिलते हो फेस टू फेस, स्कूल जाते हो, तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वे ऑफ स्पीकिंग है। फिर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज का मेनली यूज़ होता है। ऑब्वियसली अगर तुम किसी से बोल के बात कर रहे हो तो कोई एक ना एक तो लैंग्वेज होगी। अब मैं तुमसे बिना लैंग्वेज के कैसे बात कर सकती हूँ। मैं भी हिंदी का यूज़ कर रही हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है वो इंग्लिश में है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का यूज़ होता ही है इस वे ऑफ कम्युनिकेशन को अप्लाई करने के लिए। और इससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि अभी हमने देखा बिना लैंग्वेज के हो ही नहीं सकता कि हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ। और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्बल कम्युनिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी सुना था कि प्रोफेशनल हमारे रिलेशनशिप तो बनते ही है, बट जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी हमारे लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमारी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोगों से और ज़्यादा बात करके अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, हम खुद से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत सारे वे हैं। फिर हम देखें तो सिर्फ सुनना ही नहीं, लिसनिंग एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब तुम ये नोटिस करा होगा कि कभी तुम कुछ बोलते हो एंड कोई तुम्हें ध्यान से नहीं सुनता है तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग लगता है कि हाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए जितना अच्छा तुम्हें स्पीकर होना चाहिए उतने अच्छा तुम्हें लिसनर भी होना चाहिए। जितने अच्छे से तुम बातों को सुनोगे तो लोग भी तुम्हें उतनी अटेंशन देते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं, लिसनिंग में भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। फिर हम देखें तो इससे हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बढ़ती है। ऑब्वियसली अब हमारी ज़्यादा बातें होगी तो हमें ज़्यादा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की समझ में आएगी, वे ऑफ थिंकिंग हमें पता चलती है, तो इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो पाते हैं। फिर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 टाइप्स हैं। एक तो है ओरल या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन, ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हम स्पीकिंग टर्म्स में करते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग रिटन वे में होती है। तो सबसे पहले बात करें ओरल कम्युनिकेशन की या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन की। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन मीडियम है, क्योंकि मोस्टली हम बोल के ही बातें करते हैं, हम स्पीकिंग टर्म्स में आते करते हैं, हम इतनी सारी कॉल्स करते हैं, हम इतना फेस टू फेस मिलते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। और ये वोकल टर्म्स को रेफ़र करती है, यानी कि जितनी भी बातें, जितनी भी शेयरिंग वोकल टर्म्स में हो रही है इसको रेफ़र करती है, ताकि हम अपने मैसेज को कन्वे करा पाएँ रिसीवर तक। हम तो सेंडर हैं, हम बात बोल के कर रहे हैं, तो हम अपने मैसेज को कहीं ना कहीं रिसीवर तक ही पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि एग्जांपल है तो वीडियो कॉल्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, जूम मीटिंग हो गई, स्पीचेस, थॉट्स मीडियम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
तो ये सब वीडियो कॉल का ही पार्ट था। ये हो गई, फेस टू फेस मिलना हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा अलग अलग मीटिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, तो ये सब मिला के ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म बनते हैं अलग अलग। रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका मतलब सेम है कि कैसे हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, बट रिटन वे में, टेक्सचुअल टर्म्स में कैसे हम अपने मैसेज को शेयर करते हैं, तो ये सब रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब आजकल इतने सारे चैटिंग ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, हर किसी में तुम एक्टिव रहते हो, तो वो सब काइंड ऑफ एक रिटन कम्युनिकेशन ही तो है। लेकिन अभी तो ये बहुत इनफॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन करते हो। आगे जब तुम जाओगे, जॉब करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ईमेल्स, लेटर्स सब यूज़ होते हैं, तो इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए तुम्हारा सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा होना चाहिए, तुम्हें नए नए वर्ड्स आने चाहिए, वोकैबुलरी आनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम एक अच्छा प्रोफेशनल मैसेज लिख पाओ, ईमेल्स लिख पाओ। हाँ, तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि करेक्ट वर्ड्स का यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन, तुम कैसे सेंटेंस को बनाते हो, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो, तुम्हारा सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन पर लाता है। फिर हम देखें तो इसके एग्जांपल हैं व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, सॉरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोल दिया। व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड बहुत ही सारे एग्जांपल हैं। इतने सारे ग्रुप चैट्स हैं जो आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं, तो सब मिला के रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो आजकल पॉपुलर होती जा रही है। पहले तो इतना नहीं होता था, क्योंकि पहले हमारे पास फ़ोन, लैपटॉप इतने कन्वीनियंटली नहीं मिलते थे, पर अब तो स्टार्टिंग से ही सबके पास फ़ोन है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। फिर हम बात करें तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन में टाइम बचाता है। अब अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम तुरंत फ़ोन लगाओगे, तुम्हें तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, बहुत क्विक होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि तुम खुद तो तुम्हें पता है क्या बात हुई है, कि हाँ तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तुम्हारे सामने चीज़ें हुई हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत क्विक होता है, टाइम बचाता है, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बचा, मतलब अगर तुम्हें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो तुम फीडबैक के थ्रू से बता सकते हो। अभी हमने तभी देखा था कि फीडबैक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हमें पता चल जाता है कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और बहुत ही ज़्यादा चीपर होता है, क्योंकि अब हम मुंह से बात कर रहे हैं, हमारा कोई रिचार्ज तो नहीं हो रहा, या फिर हमारा कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो इसीलिए हमारी कोई पेपर कॉस्ट नहीं होती, हमें कहीं लिख के नहीं देना पड़ रहा होता, हमें कोई प्रिंटिंग नहीं करानी पड़ रही है, तो इसी की वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है, हमारी मनी सेव होती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इसमें वैलिडिटी नहीं है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, मोस्टली जैसे बिजनेस हो गए या बड़े बड़े काम हो गए, तो लोग बोल के सिर्फ उस पर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिटर्न फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सिर्फ ओरली तुम्हें बोल दे कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इतना कुछ डिलीवर करूँगा, बट वो रिटर्न फॉर्म में ना हो, तो कभी भी बैकआउट कर सकते कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं था। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत डिसएडवांटेज रहता है कि परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होते, तुम्हें पता नहीं है क्या बात वैलिड भी है नहीं है। कभी कभी फैक्ट्स जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, कभी हम गलत सुन लेते हैं, कभी वो गलत बोल देते हैं। लैंग्वेज का बैरियर भी बहुत ही ज़्यादा, हाँ, लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, क्योंकि क्या पता तुम्हारी लैंग्वेज दूसरी हो, मेरी दूसरी हो, तो हमारी बात अच्छे से नहीं हो पाएगी। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है कि हम हर जगह पॉसिबल नहीं है कि बात कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ईजी है कि हाँ हम समझ नहीं सकते चीज़ों को। फिर बात करें तो लेंदी मैसेज लिए सूटेबल नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े मैसेज हो तो ऑब्वियसली हम अच्छे से नहीं बोल पाते, हमें पूरे लेटर लिखना हो तो हम वो बोल के थोड़ी किसी को सुनाएंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज आता है। और जैसे कि डिस्टेंट पीपल के साथ इशूज़, अब डिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है तो इशू आ गए, ये है कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लोज ना हो कि वो समझ ना पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ही अलग टाइम जोन हो जिसकी वजह से हमारा टाइम भी मैच ना करे बात करने का। तो ये सब तुम एक बार रीड भी करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। पीडीएफ तो तुम्हें प्रोवाइड होगी हर लेक्चर के बाद। फिर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो हमने वर्बल कम्युनिकेशन में देखा कैसे स्पीकिंग टर्म्स में, राइटिंग टर्म्स में हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर तो नॉन है, तो मतलब हम वर्ड्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम अपने मैसेज को बिना वर्ड्स को यूज़ करे शेयर करते हैं। अब वो पॉसिबल कैसे है, जैसे कि हेड नॉड हो गया, हैंडशेक हो गया, हाई-फाई हो गया, तो ये सब चीज़ें हम बात करके थोड़ी बता रहे कि हाँ हम ग्रीट कर रहे हैं, हम येस बोल रहे हैं, हम नो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं कर होता, उसकी वजह हम जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर का यूज़ करते हैं अपने इमोशन और थॉट बताने का। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हम ले तो आजकल इमोजीज हो गए, स्टिकर्स हो गए, तो हम उसमें कोई मैसेज थोड़ी भेजे, पर हमें पता है कि हाँ सामने कोई हंस रहा है, रो रहा है या फिर सैड है। स्टिकर से पता चलता है, कभी डांस वाले स्टिकर आते हैं तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इन सब के थ्रू हम अपने इमोशन और थॉट को शेयर कर पाते हैं बिना किसी वर्ड को यूज़ करें, और हम अपना मैसेज शेयर करते हैं। फिर हम बात करें तो
अलग अलग फॉर्म इसमें डिपेंड करती है, जैसे कि सिम्बल्स हो गए, सिम्बल्स का यूज़ करके हमने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी, एक्सप्रेशन का शेयर करा और अपने इमोशंस को एक दूसरे को बताया बिना बोले, सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें मिला कर ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो पाती है। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि ना वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन अब एक चीज़ है, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ करते हैं और इसमें तो हम करते ही नहीं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मैंने एकदम स्माइल से तुम्हें हाय बोला एंड मैंने वर्ड्स भी यूज़ करे, तो तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जब हम अच्छे से बात करते हैं तो हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, हम जब सैड होते हैं तो हमें थोड़ा दिखाना चाहिए, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हम एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं। एंड अगर हमारी बात में एक्सप्रेशन यूज़ होता है तो सामने भी एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिखता है, उन्हें ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वैसा फील भी कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हम स्माइल कर रहे हैं, हम सैड है तो हम थोड़ा सा फ्राउन करते हैं, या फिर हम सैड है तो हमारा सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर हम पोस्चर, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो वो लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बैठने का तरीका, हमारी आई कॉन्टैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे एक अच्छा इंप्रेशन बन पाए। तो कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हम बैठते हैं, टच का तो मुझे पता नहीं कैसे होता है, बट कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम स्पेस देते एक दूसरे को, किस तरीके से टच का मतलब हो गया कि हम किसी को मिल रहे हैं तो हाँ हम हग कर रहे हैं, या फिर हम हैंड शेक कर रहे हैं, हम हाई फाई कर रहे हो, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो गई। आई कांटेक्ट हो गया, अब तुम मुझझसे बात करो और तुम मेरी तरफ देख ही ना पाओ तो मुझे तो लगेगा ना कि शायद मुझ में कुछ दिक्कत है या कोई तुम में एनजाइटी है, कुछ तो है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिलकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पूरा करती है। फिर बात करें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जिससे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाती है। तो सबसे पहले ये तो हमारे मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो हमने देख लिया था, क्योंकि जितने अच्छे से हम बात करते हैं अपने एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे उतना एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता है। फिर हम देखें तो हमें ऑडियंस का रिएक्शन इससे समझ में आता है। तुमने देखा होगा जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, स्पीच देते हैं, तो ऑडियंस कभी इमोशनल हो जाती है, कभी बहुत हंसती है, कभी गुस्सा हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से समझ में आता है कि हम जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो ऑडियंस को कैसा लग रहा है, क्या वो फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम अपनी बातों को चेंज कर देते हैं, या हम समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम और अच्छे से कॉन्फिडेंट होके चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि हम अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन को उनके थ्रू अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से वो फील करते हैं। मुझे एकदम लगा कोई आ गया। फिर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो ये तो बात हमने देख ही ली थी कि जब भी वर्बल कम्युनिकेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऐड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट देती है, उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे एक रियल कनेक्शन बिल्ड कर पाती है। फिर हम देखें वर्बल मैसेज जो होता है कभी कभी वो नॉइज़ से ब्लॉक्ड हो जाता है। कभी कोई बहुत दूर खड़ा है, हमें उसे बुलाना हो तो बहुत आवाज़ होती है, हम बोल नहीं सकते, बट हम दूर से ही हैंड वेव कर देते हैं, या हम कोई ना कोई ऐसे ही रिएक्शन देते हैं जिसकी वजह से हमें पहचान लें। तो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी बातें डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हम जेस्चर्स या फिर हैंड मूवमेंट के थ्रू चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब तुमने देखा होगा कभी कभी तुम बुक में सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हो बोर हो जाते हो, बट एकदम से कोई डायग्राम आता है तो हाँ तुम्हें एकदम से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो भी तुमने पढ़ा है। तो इसका मतलब यही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देख के रिटेन करते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। और इसे हम ग्राफिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ग्राफिक से चीज़ों को देखते हैं, हम इसमें ग्राफिक डिज़ाइन देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं कैसे होती है, वीडियोस देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, साइन देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन हो पाती है। इससे कुछ एडवांटेज है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है, यानी कि किसी को शायद इंग्लिश हिंदी पढ़नी ना आती हो, किसी को पढ़ना ही ना आता हो, किसी को कुछ समझ ना आता हो, किसी की बातें समझ ना आती हो, तो फ़ोटो देख के सिंबल देख के कहीं ना कहीं मैसेज समझ आता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, ईजी होती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जिससे हमें समझने में ईजी लगता है। यानी कि तुमने देखा होगा जितनी भी एनिमेशंस होती है, जितनी भी होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आई कैचिंग होता है जिसकी वजह से उनके पास ऑडियंस आती है। तो ऑब्वियसली विजुअल कम्युनिकेशन में कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे एकदम से हमारा अट्रैक्शन जाए, क्योंकि इसमें हम वर्ड्स का तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जिससे ऑडियंस का ध्यान उस चीज़ पर जाए। फिर हम देखें तो टाइम भी कम लगता है समझने में।
तुम अगर एक पूरे बुक का टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, और वहीं पर तुम पूरी उसकी एक इमेज देख लो तो तुम्हें जल्दी समझ में आता है। इसका एक एग्जांपल ले तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जितनी भी बुक्स होती है उसमें टेक्स्ट इतना नहीं लिखा होता, क्योंकि अब वो पैदा होते ही थोड़ी पढ़ने लगेंगे, बट वो फोटोज़ देख के थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो मतलब ये विजुअली समझने का हमें बहुत पहले से पता होता है। हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है, हमारी आइज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, हमारी अट्रैक्टिवनेस भी हो, एंड हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। कभी कभी प्रेजेंटेशन या कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग के टाइम भी ग्राफिक्स या फिर पाई चार्ट बहुत हेल्प करता है, ताकि हम समझ पाए क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे ट्रैफिक सिंबल हो गए, रेलवे क्रॉसिंग हो गई, वॉशरूम के बाहर जो साइन होता है फीमेल मेल का, वो हमें देख के पता चलता है। उसके बाद अगर कभी वेट फ्लोर होता है तो उसका साइन पहले होता है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ वहाँ नहीं जाना है। कभी कभी रोड में एक्सीडेंट हो रहा है तो आगे एक बोर्ड लगा देते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वहाँ पर कुछ हुआ है, उस एरिया को हम अवॉइड कर लें। तो ऐसे ही विजुअल कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करती है, ताकि हम कुछ एक्सीडेंट होने में अवॉइड कर लाएँ, या फिर कोई चीज़ समझने में हमें ईजी हो पाए। फिर कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, यानी कि कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स का यूज़ करके शेयर करता है। तो अभी हमने पढ़ा विजुअल में हम चीज़ों को देखते हैं, नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ। एक और क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे ओल्डेस्ट मीन्स होता है कम्युनिकेशन का। तो हमने देखा था कि विजुअल तो अभी आना शुरू है, इतने सारे होर्डिंग्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ये सब तो अभी का पार्ट है। लेकिन पहले हम अभी इतने इजीली टेक्स्ट भेज सकते हैं, अभी हम इतनी इजीली ग्रुप चैट बना सकते हैं। पहले के ज़माने में फ़ोन इतना ज़्यादा कन्वीनियंटली नहीं मिलता था, तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले हमने स्पीकिंग टर्म्स ही तो सीखे, उसके बाद हमने लिखना शुरू करा, देखना शुरू करा, समझना शुरू करा। तो वर्बल कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा पुरानी मीन्स है कम्युनिकेशन की। फिर एक और क्वेश्चन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है। तो तब तुम लोग भी बता दोगे ऑब्वियसली, अगर हम बोल के बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, हैंड मूवमेंट्स दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो पाती है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। आज के लेक्चर में हमने कितने सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे होता है, ये सब देखा। नेक्स्ट में हम प्रोबेबली इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे एंड अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार मैं देख लूँ और क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन देखे, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे एंड इतना सब कुछ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप तुम्हें पहले लेक्चर में बहुत मज़ा आया हो, सब अच्छे से समझ में आया हो, एंड अब आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा, और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली तुम पढ़ोगे तो तुम्हें खुद से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड बहुत ईजिली हो जाएगा। नोट्स तुम्हें खुद प्रोवाइड हो जाएंगे, तो तुम्हें उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।